सबसे पहले हमने जो सेक्शन की शुरुआत की थी वो थी कि 139 सबसेक्शन 1 की, जिसमें ये कहा जाता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और फिर कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और फिर आपको ड्यू डेट भी दी जाएगी। तो ये सारी बातें बताई गई कौन से सेक्शन में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। अभी तक जितने टॉपिक हमने पढ़ लिए उसके एग्जाम के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो ये पहला सेक्शन था जो हमने कवर किया। 139 सबसेक्शन 2 नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में 139 सबसेक्शन 3 है, जो ये कहता है जैसे जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं 139(1) में इनकम की, वैसे वैसे अगर आपके सिर्फ और सिर्फ लॉसेस भी हैं आपको तब भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तभी हम उन्हें मानेंगे और आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और इसकी दो एक्सेप्शन है, बताइए कौन कौन सी? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। और एक खास बात बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें पॉइंट ये है कि जो 139(3) के अंदर जो रिटर्न हम भरते हैं उसे मान लिया जाता है कि वो 139(1) के अंदर जैसे रिटर्न फाइल की गई है वैसी ही रिटर्न होती है, बस वो लॉस की रिटर्न होती है। मैंने जो बताया बात समझ में आई? 139(1) के अंदर बोला जाता है आपको रिटर्न फाइल करनी है और 139(3) के अंदर आपको बस बात बताई जाती है कि आपको लॉस की रिटर्न भी फाइल करनी है और लॉस की रिटर्न में कौन कौन से लॉसेस ऐसे हैं जो बिना रिटर्न फाइल किए आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जहां इस 139 सबसेक्शन 3 के अंदर जो रिटर्न फाइल की जाती है उसे मान लिया जाता है कि 139(1) के हिसाब से ही भरी गई। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? 139 सबसेक्शन कौन सा? 4। ये कौन सा वाला बात है? बिलेटेड। क्या कहता था बिलेटेड रिटर्न? बताओ कि किसी प्रीवियस ईयर की अगर आपको रिटर्न भरनी है और सारी रिटर्न्स जो जाती हैं वो कौन से ईयर में जाती है? असेसमेंट ईयर। किसी की 31 जुलाई होती है, किसी की 31 अक्टूबर होती है और किसी की 30 नवंबर होती है, लेकिन किसी भी केस में असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा थी। क्या मेरी बात समझ में? इस लक्ष्मण रेखा को बस एक ही टॉपिक ने पार कर पाया और उसका नाम क्या है? अपडेटेड रिटर्न, जो ये कहता है कि एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 2 साल के अंदर अंदर, मतलब 24 महीने के अंदर अंदर आप चाहें तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आया? कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और अगर आपने सच में भी देखा हो, खाली ऐसे नहीं अच्छा रिटर्न लिखा हुआ है लिख लो ये आप शाम को अगर आपने सच में क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन ऐसे दिखे होंगे कि क्या रिवाइज रिटर्न होती है, क्या कोई कंसेप्ट है? आंसर इज फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या जो लॉस की रिटर्न है उसे भी रिवाइज कर सकते हैं? यस। क्या 139(1) वाली रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं? यस। क्या बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं? यस। क्या ऑलरेडी रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं? यस। बस जो टाइम है वो लक्ष्मण रेखा वाला रहेगा, मतलब 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, वहां तक आप रिवाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स है एंड कितनी बार आप रिवाइज करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन अगर रिवीजन करने से मेरा टैक्स बढ़ रहा है तो क्या वो रिवाइज करने देंगे? वो अपडेटेड रिटर्न में है या नहीं है? आपको जो चेंजेस लग रहे हैं वो कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ? गलत जगह क्वेश्चन पूछ लिया, सॉरी। आगे नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट था बताइए? अपडेटेड रिटर्न का। क्या कहती थी अपडेटेड रिटर्न? कह रहे तुम पुराने वाले व्यक्ति हो, रिटर्न करना भूल गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आप कह रहे हैं अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब आप रिटर्न फाइल क्या कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। आज पढ़ाऊंगा मैं आपको किन किन लोगों को रिटर्न फाइल करने नहीं दी जाएगी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, कि वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं। मैंने कहा उसने अपडेटेड रिटर्न फाइल की थी, कौन सी रिटर्न? अपडेटेड रिटर्न फाइल की थी। अब कह रहा दोबारा अपडेट करनी, मैंने कहा नहीं, जाओ यहाँ से। क्या मेरी बात समझ? वो रिटर्न मेरे पास बनने आया, कह रहा मेरे पास लॉस है, क्या मैं आने दूंगा उसे? नहीं। वो रिटर्न फाइल करने आया जिसकी वजह से जो भी चेंजेस वो करना चाहता है उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्या मैं करने दूंगा? नहीं। तीसरा केस एक और है, चौथा केस जो रिफंड है, उसका इनकम टैक्स रिफंड बढ़ रहा है जो भी चेंजेस वो करना चाहता है, तो क्या मैं ऐसा करने दूंगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। बस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, बस बात यही है। क्या मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 1 साल के अंदर अंदर अगर आप करते हैं तो 25% ऑफ द एडिशनल टैक्स अमाउंट आपको वो जमा करनी पड़ेगी, और अगर सेकंड ईयर में करते हैं तो 50%। ये सारी बातें हमने कर चुके थे, ठीक है। मैंने कहा एक और पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था वेरिफिकेशन वाला, क्या आपको याद है? पर्सन ऑथराइज टू रिटर्न वेरीफाई द रिटर्न। शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ से। इंडिविजुअल कौन करेगा? हिमसेल्फ। अगर इंडिविजुअल इंडिया से बाहर है तो क्या करूं? एनी अदर कंपीटेंट पर्सन ऑन हिज बिहाफ। एचयूएफ में कौन करेगा? कर्ता। कर्ता को कोई दिक्कत है तो एनी अदर अडल्ट मेंबर, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, इसको लेकर कोई बात नहीं बोलेगी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? पार्टनरशिप में कौन करेगा? मैनेजिंग पार्टनर। और अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो एनी अडल्ट पार्टनर। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हुआ बताओ? कंपनी। कंपनी में कौन करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। एलएलपी है, चलो एलएलपी में कौन सा पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी पार्टनर, और वहां पर तो माइनर होता ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? कंपनी। कंपनी में कौन करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर, और उसमें भी आपको माइनर वाला पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है।
अगर लिक्विडेशन वाला केस है, कंपनी लिक्विडेशन में, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है, और मैंने कहा अगर उन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है कि हमें इंसॉल्वेंट घोषित कर दीजिए, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा वो कर देगा। क्या मेरी बात समझ? लोकल अथॉरिटी का कौन करेगा? रट रखा है। लोकल अथॉरिटी का कौन करेगा? प्रिंसिपल ऑफिसर। और पॉलिटिकल पार्टी का सीईओ। क्या मेरी बात समझ में आती है? यहाँ तो कोई परेशानी है आपको? नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ आज की कार्यवाही? ठीक है। मैंने कहा पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ किसके बारे में, जरा ध्यान से पढ़िए। अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल नहीं कर सकता, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। बेनिफिशियल ओनर वगैरह। अच्छा, एक पॉइंट तो रह गया सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में कंपल्सरी रिटर्न कौन कौन फाइल करता है, जिसमें पहला पॉइंट है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। और कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दूं तो फिर कौन आएगा? ऐसा पर्सन जो आरओआर है और उसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है एनी असेट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर साइनिंग अथॉरिटी इन एनी बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया। या तीसरा पॉइंट, वो बेनिफिशियरी है ऑफ एनी असेट आउटसाइड इंडिया। अब सवाल एक डिबेट आ जाती है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम बताना जरा तुम। मैंने कहा एक बात बताता हूं आपको। मैंने कहा दुबई में मेरे कोई नोन रहते हैं, ठीक है, और मैंने दुबई में एक फटफटिया खरीदी हुई है। फटफटिया का मतलब समझते हो? ऐसे फटफटिया नहीं बोलना, मारो पकड़ के। उसमें फटफट वाली आवाज में नहीं लगवा रखी मैंने। चलो, ये साइकिल खरीदी हुई है मैंने दुबई में, जरा ध्यान से समझना। और मैंने कहा मेरे नोन रहते हैं, और दुबई में जो टैक्सी वगैरह बड़ी महंगी होती है, तो जब भी मैं दुबई विजिट करता हूँ मैं इस साइकिल को वहीं पर रख लेता हूँ। मैंने कहा भाई इसे खड़ी कर लेना, और जब भी मुझे दुबई घूमनी होगी मैं साइकिल पे घूमूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मैं कौन हूं? मैंने कहा मैं तो आरओआर हूं। मैंने कहा ये कौन है? ये असेट है, मेरे ही नाम पर है, मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूं। क्या मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? हाँ या ना? क्या लगता है आपको? हाँ, ये आउटसाइड इंडिया ही रहती है। इसका बहुत मन करता है इंडिया में आने का, लेकिन मैं इसे मना कर देता हूँ कि मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा। बताइए। पैदा भी वहीं हुई थी, मरेगी भी वहीं। मैं हूँ बेनिफिशियल ओनर हूँ, मैं बेनिफिशियरी नहीं, बेनिफिशियल ओनर हूँ। हाँ, मन तो आपका कर रहा है कि हम नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बेस नहीं होगा ना आपके पास। तो मैं बताता हूं कि ये मेरी पर्सनल असेट्स है, और खबरदार तुमने मेरी पर्सनल असेट पे ध्यान दिया तो दिस इज नॉट अ कैपिटल असेट। अपने यहां जब तुम कैपिटल गेन में कैपिटल असेट बढ़वाते हो, क्या मोटर कार वगैरह जो पर्सनल चीजें होती है कैपिटल गेन लगवाते हो तुम उसमें? नहीं, तो भेदभाव क्यों कर रहे हो? है ना? तो मन में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा और सामने पीटूंगा तुम्हें। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर आपकी कोई भी असेट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है और वो पर्सनल इफेक्ट की है, किसकी है? पर्सनल इफेक्ट, तो वो कैपिटल असेट मानी ही नहीं जाएगी। क्या मेरी बात समझ में? अब इसमें बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अभी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम वाले, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाए। मैंने कहा ठीक है। ये तो कौन से वाले 139(1) में? क्या मैंने सीबीडीटी के सर्कुलर वाले भी कोई पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको? हाँ, उन्होंने कहा था आप उससे भी पहले तो अमीरों को पहचानने वाले पॉइंट्स थे। बताओ कौन कौन से? सबसे पहले अगर आपको अमीरों को पहचानना है तो 1 करोड़ से ज्यादा का अगर क्या होगा करंट अकाउंट में, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, या 1 करोड़ से ज्यादा करंट, हाँ करंट अकाउंट को मिलाकर भी हो सकते हैं, सही कह रहे हैं वो, 1 करंट अकाउंट में या मल्टीपल करंट अकाउंट्स में मिलाकर जो डिपॉजिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा मेरे को कैसे बताओ? फॉरेन ट्रेवल ढूंढ लो उसका। अगर उसने अपने ऊपर या किसी और के बिहाफ के ऊपर 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रेवल पर अगर खर्चा किया है तो उसे क्या मान लिया जाएगा? कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1 लाख से ज्यादा 1 साल में आ रहा है तो उसे भी कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में? ये सब इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। फिर सीबीडीटी ने कुछ सर्कुलर निकाल के कुछ और लोगों को भी लिस्ट आउट किया। उन्होंने कहा ऐसे बिजनेस वाले जिनका जो टर्नओवर है वो कितने लाख से? 60 लाख से ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर प्रोफेशन वाले हैं तो 10 लाख से ज्यादा, और अगर टीडीएस टीसीएस वाले हैं तो 25,000 या 25,000 से ज्यादा का अगर टीडीएस टीसीएस कटता है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से या 50,000 से ज्यादा का, तो आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक पॉइंट और है, सेविंग बैंक अकाउंट 1 करोड़ की जो लिमिट थी करंट में, इसमें 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का कोई भी डिपॉजिट अगर आप करेंगे 1 और मोर सेविंग अकाउंट में, तो भी आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या ये सभी बातें लास्ट क्लास की मैंने आपको बता दी हैं? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। मैंने कहा पहले मेरा मन कर रहा है ऐसा
क्या बताऊं कैसा, कि हम पहले क्वेश्चन कर लें, क्या ऐसा कर लें, पहले एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। बताओ जरा, मई 18 से शुरू करना और मैं अभी इसमें क्वेश्चन निकाल देता हूं। बताओ जरा फटाफट से, आप बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कॉपी से देख के बताओ। तो क्लास किस चीज़ की है बताता हूँ, बताओ बाकी के बच्चे बताओ। 6th का बी और 7th का ए, और आपने मई 18 ढूंढा था, ढूंढा किसने था, मई 18 किसने ढूंढा था? दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हो तुम, देखो ऐसे कौन सा, मई 18 किसने ढूंढा था? मई 18 आपने ढूंढा था ना, ठीक है। मई 18 में क्वेश्चन आया, मई 18 में क्वेश्चन आया किसका, आधार नंबर का, और आधार नंबर इसी सिलेबस का, और कितने मार्क्स का आया था, 5 नंबर का। उसके बाद पेन का एक क्वेश्चन आया, पेन कार्ड का पेन नंबर कहाँ पे लगा है, वो कितने का है, 3 नंबर का। टोटल मिला के कितने हो गए, 8 नंबर। और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट भी इसी में है, यानी टोटल मिला के कितने हो गए, 10 मार्क्स। लेकिन अब नहीं आएगा 10 मार्क्स का, ऑब्वियस सी बात है। एक और है, इंडिकेट द सिचुएशन वेयर रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी कंपल्सरी फाइल्ड, कितने नंबर का है? अच्छा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूछा है, 6 का है। क्या मेरी बात समझ में आती है? 3 कहाँ? जैसे कि बताइए, अदर स्पेसिफाइड, और उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो चौथा ही पॉइंट है। 3 होते हैं, और 4th में एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने ढूंढे, वो तो 4th पॉइंट के अंदर के सब पॉइंट्स हैं वो। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मई 18 तक उन्होंने कौन कौन से लोग स्पेसिफाई किए थे, एक भी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एनी अदर स्पेसिफाइड करके सजेस्टेड आंसर में छोड़ दिया होगा उन्होंने। मेरी बात समझ में आती है? ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला तो हम कर ही सकते थे, चलो मई 18 वाला। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला कौन सा है, नवंबर 18। बताइए जरा, नवंबर 18 का कौन सा क्वेश्चन है? 3rd का बी, ऊपर कहाँ से पहुँच गए क्वेश्चन, ये रहा। आज ही पढ़ेंगे इसको भी, कि बताइए कितनी लेट फीस लगती है 234F में अगर आप रिटर्न फाइल ना करें प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में। तो मैं पहले उसे प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट बता दूंगा, 2-3 बहुत जल्दी बता दूंगा, और उसके बाद उसकी लेट फीस बता दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? 3 नंबर का, 7th का ए, 7th का ए का बी पार्ट। Every person is required to file return of income or on before due date in the prescribed form in prescribed manner. What is the meaning of due date? तो मैं इसमें ड्यू डेट समझाऊंगा। कितनी ड्यू डेट समझाऊंगा मैं इसके अंदर? 3। पहली कौन सी? 31 जुलाई अदर वालों के लिए है, और 30 नवंबर। 30 नवंबर किसके लिए? जिस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है। 31 अक्टूबर किसके लिए है? काव वाले व्यक्ति, काव मतलब कंपनी ऑडिट, ऐसी फर्म जिसमें ऑडिट, और वर्किंग पार्टनर ऐसी फर्म में जिसमें फर्म के ऊपर ऑडिट के प्रोविजंस लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, यही पूछा है हम सर। कितने मार्क्स के लिए पूछा है? 4 नंबर के लिए। समझ में आता है? ठीक है, आगे बताइए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। नवंबर 18 हो गया, मई 19 में बताइए। 4th का, 4th ही खोला हुआ है मैंने, ये 4th का बी। एक तो पेन वाला क्वेश्चन आया है, फिर ऊपर से नेक्स्ट 234F का क्वेश्चन आया। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि क्या एक बार कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो क्या वो रिपीट हो सकता है? क्या आंसर इज यस। ठीक है, उसने पूछा है कि फिर बताइए प्रोविजन आधार नंबर वाला। तो क्या पेन और आधार से बार बार क्वेश्चन आ रहा है? आंसर रिटर्न से भी आ रहा है, और पेन और आधार से भी आ रहा है, और में भी आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो आप इंपॉर्टेंस समझ रहे होगे। मैंने कहा चलो नवंबर 19 से बताओ, यही है। एक तो TCS वाला क्वेश्चन है, और TCS के ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है, इलेबोरेट द कंडीशन और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच रेंडर अ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय एन एसएससी नॉट मेंटेन्ड अंडर रेगुलर। ये न्यू क्वेश्चन है आपका, ये डिफेक्टिव रिटर्न नहीं पूछ रहा आपसे। डिफेक्टिव रिटर्न की ये कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति रिटर्न जो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के जो प्रोविजन है अगर उसके ऊपर नहीं लगते हैं, तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखे किसी भी रिटर्न को भरते समय। तो उसके कुछ पॉइंट्स है कि आप जो भी अकाउंट्स बना रहे हो उसमें आपका नेट प्रॉफिट दिखना चाहिए, उसमें आपकी रेवेन्यू दिखनी चाहिए, उसके में आपके एक्सपेंसेस दिखने चाहिए। वो मैं आपको सजेस्टेड आंसर दिखा के एक बार बता दूंगा उसमें, ठीक है। जैसे नवंबर 19 का सजेस्टेड आंसर अभी निकालेंगे। उसके बाद नवंबर 20 में आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन है? पेन और TDS तो हमने कर रही हुआ है, सेकेंड का ही ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर
पूछा है आपसे कि रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं, एंड व्हाट रीजन, प्लीज एडवाइज हिम सूटेबली इफ ही नीडेड टू रिकम्प्यूट हिज इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एंड रिफंड वगैरह। तो ये तो पूरा कंबाइंड क्वेश्चन है, मतलब अलग से क्वेश्चन नहीं है। अलग से वाले क्वेश्चन बताओ, क्या नवंबर 20 में कोई नीचे क्वेश्चन है क्या इसका? टीसीएस का क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन, ठीक है। जनवरी 21 का बताइए जल्दी से। थर्ड का बी क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो नहीं है। ही सीक्स योर एडवाइस ऑन इज लाइबिलिटी टू फाइल रिटर्न एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो लाइबिलिटी है या उसकी नहीं है? तो हम बताएंगे तो उसकी लाइबिलिटी है या नहीं। पढ़ो जरा ध्यान से, कितने साल का है वो? 57 साल का। इंटरेस्ट मिल रहा है उसको नॉन रेजिडेंट ऑन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन्ड विद एसबीआई। है कौन? हरी। और है क्या? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसका जो अकाउंट है वो एक्सटर्नल अकाउंट है आरबीआई की स्टिपुलेशंस के हिसाब से। इसका मतलब बताइए फटाफट से। बाहर से मिल रहा है उसको इंटरेस्ट, क्या टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा ये बताइए? टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा? इंटरेस्ट बाहर से मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट अकाउंट मेंटेन्ड विद एसबीआई एज पर आरबीआई स्टिपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। और नेक्स्ट लिखा इंटरेस्ट डिपॉजिट विद। अब सवाल यह है कि क्या एक कंपल्सरी रिटर्न के अंदर फॉल होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं इसको ऐड ना करूं तो मेरी इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा जा नहीं रही। क्या मेरी बात समझ में? इसका सजेस्टेड आंसर है आपके पास, निकालो जरा फटाफट से। देखते उसने साइनिंग अथॉरिटी लिया है या नहीं, जल्दी से देख के बताइए। मैंने वीडियो में गलती से बोल दिया कि मैंने कहा कौन सा ग्रुप डिफिकल्ट आने वाला है, ये बताऊंगा मैं आपको फ्लो में। हाँ मैंने ये भी बोला था। कमेंट नहीं, मैसेज में ज़्यादा आ रहा है कि बताओ जल्दी से बताओ कौन सा वाला मुश्किल आने वाला है। ऑडिट की उसी वीडियो में, इसलिए मेरा दिमाग खराब। मैंने सब्जेक्ट्स क्या मेंशन किए थे वीडियो में कि किस किस सब्जेक्ट के आप मुझसे मांग सकते हैं, कितना सब कुछ लिख दिया, फिर भी मांगेंगे वही नालायक। एग्जामिशन वाला है ना आरबीआई वाला, ये काउंट नहीं किया होगा उसने। छोड़, आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, छोड़ दीजिएगा, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। जनवरी 21 के बाद आइए, जुलाई 21 में जल्दी बताएंगे अब मुझे। हाँ जी, ये वाला enumerate the cases where return of loss has to be filed on or before due date for carry forward of losses. Also enumerate the cases where losses can be carry forward even without return has not been filed on or before due date. क्या बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि भाई रिटर्न ऑफ लॉस को आपको ऐसे ही फाइल करनी होती है जैसे आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(1), 139(3) के अंदर भी आपको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी पड़ती है। पहली चीज तो अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, नेमली उनके नाम बताएंगे जैसे कि पीजीबीपी का लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस का लॉस और एटसेट्रा बता देंगे। फिर बताएंगे हाउएवर इन फॉलोइंग सिचुएशंस में फॉलोइंग लॉसेस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन विदाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और ऐसे दो हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। 4 नंबर मिलेंगे इतने फ्री फंड की बातें बताने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसमें क्या बताना है हमें? रिक्वायरमेंट पड़ी इसकी, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रीजन वेदर द एसएससी इज स्टिल रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। तो हमारा क्वेश्चन है, ये आपने लिखा था और वाला पॉइंट लिखा था, किसने ढूंढा है? हाँ जी, अच्छा ये भी देखना चाहिए था, रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ो क्वेश्चन की। मैंने कहा चलते हैं, चलो एक बार पढ़ते हैं इसको। देखिए कह रहे मनीष एंड सन्स एचयूएफ सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन विच देयर इज अराइज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 12 लाख का। विच वॉज इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, और 54 ईसी में 50 लाख तक की लिमिट होती है, ये आपको पता है। और मान के चलेंगे कि टाइम लिमिट में उसने कर दिया है। तो अगर एग्जेम्पशन दूंगा तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी? नील। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉइंट नंबर 3 सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो बताया गया, कंपल्सरी फाइलिंग, तो सबसे पहले उसने क्या बोला बताओ जरा फटाफट से? कंपनी और एचयूएफ। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरा कौन सा बोला? आ रहा है क्या ये? आरओआर, सॉरी, कंपनी और फर्म, दूसरा आरओआर वाला पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको याद है क्या बोला था उसने? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या एनी पर्सन है, जिसकी जो टोटल इनकम है वो ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है बिफोर अलाउिंग डिडक्शंस।
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, और बिफोर का मतलब जो हम चैप्टर नंबर 6A में डिडक्शंस पढ़ेंगे और 54 की एग्जेम्पशंस। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा अगर बिफोर वाले की बात करूं तो क्या इसी केस में फॉल कर रहा है? 12 lakhs इज ग्रेटर देन कितना? अगर वो बाय डिफॉल्ट वाले में है तो 3 लाख से भी ज्यादा है, और अगर बाय डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट कर रहा है तो 2.5 लाख से भी ज्यादा है, तो इस वजह से वो कंपलसरी फाइलिंग में आ जाएगा। प्रोविजन समझ में आया कैसे बताना था इसको? क्या मुझे बाकी के दोनों बताने की जरूरत थी? इसमें आंसर इज नो, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कह रहे मिसेस अर्चना वाज बोर्न इन किसमें? जर्मनी में, एंड मैरिड इन इंडिया। हर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ROR है। उसके पास क्या है बताओ? कार कहां पर है? लेकिन जर्मनी में। देखो कहीं भी पैदा हुई हो वो आज हमारे हिसाब से क्या है? वो ROR। और वो तो बन सकते हैं पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख के बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच शी रिफ्यूजेस फॉर द पर्सन विच शी यूजेस फॉर पर्सनल पर्पस ड्यूरिंग हर विजिट टू हर पेरेंट्स प्लेस इन दैट कंट्री, एंड दैट कंट्री मीन्स। ओहो कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया उसने, बता दिया। ये जो है ये कौन सा इफेक्ट है? और पर्सनल इफेक्ट का मतलब ये कौन सी असेट नहीं है? जो हम कैपिटल असेट की बात कर रहे थे वो ये कैपिटल असेट नहीं है। कैपिटल असेट क्यों? मैंने कहा मेरे काजू रखे हुए हैं वहां पर, मैं जब भी जाता हूँ इस्तेमाल करता हूँ, खाता हूँ। कैपिटल असेट का मतलब समझते हो? ऐसी असेट जो हम कैपिटल गेन वगैरह में यूज करते हैं वैसी वाली असेट है। तो बताइए जरा इस पे क्या इसे कंपलसरी फाइलिंग में बोलेंगे? आंसर इज नो। हालांकि प्रोविजन हम बताएंगे कि जब भी कोई ROR आउटसाइड इंडिया किसी असेट में अपना बेनिफिशियल ओनर है, मतलब वही बेनिफिशियरी तो नहीं है ना, क्या है यहाँ पर? बेनिफिशियल ओनर वही है। अगर होता है तो जनरली उसे कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न 139(1) के अंदर आना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पर असेट है वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो पर्सनल इफेक्ट है, जो कि कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी और इसलिए कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न में नहीं आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इतने में नहीं मानो। कितने में आंसर दिया है उसने? मैं निकाल लेता हूँ ना, आपने भेजा भी तो हुआ है सर, देख नहीं घुमा, मतलब बहुत 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 ज़्यादा लिखा होगा उसने मेरे हिसाब से। तो कौन सा पेपर है ये? ये है जैन नहीं जुलाई 21। गलती से भी सही मत बता देना। बहुत बड़ा आंसर है ना, लेकिन बहुत बड़े आंसर में ऑल्टरनेटिवली लिखा होगा, देखो बीच बीच में। हाँ तो ये फालतू की बात है, छोड़ दो। यहां पर समझ में आया आपको? क्लियर कट स्टेटमेंट है। और लास्ट में देखो क्या, कहीं लास्ट में लिखा हुआ है कि आपको सही मार्क्स देने पड़ेंगे अगर बच्चे ने कुछ भी लिख दिया है, ऐसा कुछ लिखा है? देखो on the plain reading of fourth provision to section 139(1) and the general meaning of attributable to the word asset, it is possible to take a view that Mrs. Archana is required to file return of income as she owns an asset. तो ये दिखाने के दांत हैं उनके। और जब बच्चा सजेस्टेड आंसर प्लस अपनी कॉपी निकाल के भेजता है, देखो मैच कर लो तुमने लिखा, तो वो कहते हैं हम तो सजेस्टेड आंसर से चेक ही नहीं करते, सजेस्टेड आंसर तो बच्चों के लिए होते हैं। ये कोर्ट में दलीलें दी हैं उन्होंने, पता है आपको? जो आंसर की होती है हम तो उससे चेक करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको लिखना क्या है, ऑल्टरनेटिव व्यू लिखना है कि आपको इस वाले केस में आंसर इज नो, क्लियर कट कि जो कार है वो पर्सनल इफेक्ट है, उसे असेट नहीं मानेंगे हम। वो कह रहे प्लेन रीडिंग पे पढ़ेंगे तो असेट तो प्लेन रीडिंग पे मार्क्स देंगे, क्या? आंसर इज नो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, आगे चलते हैं। सुधाकर हैज इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर कितने का? 1,20,000 का टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द एंटायर पेमेंट ऑफ विच वाज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। उससे क्या है, क्या उसे कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? यस। क्या कंपलसरी करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। किसको नहीं करनी पड़ेगी? बस अर्चना को नहीं करनी पड़ेगी, बाकी मनीष एंड सन्स वाले HUF को भी करनी पड़ेगी और सुधाकर को भी करनी पड़ेगी। ये वाले जो एग्जाम्पल्स आए ये कंपलसरी फाइलिंग से आया, ये भी कंपलसरी फाइलिंग से आया, लेकिन ये आया CBDT के सर्कुलर से? नो, CBDT के सर्कुलर से थे 60 लाख, 10 लाख, 25,000, 50,000 और 50 लाख। क्या मेरी बात समझ में आती है? वो CBDT के सर्कुलर से आया। तो जुलाई 21 बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, दिसंबर में आए हम। मिस्टर कैलाश एक रेजिडेंट एंड ROR है, कुड नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 21-22। मतलब कौन से साल के लिए भरना चाह रहा होगा वो? उसने कहा 21-22 में नहीं भर पाया, तो कौन से साल के लिए भरना चाह रहा होगा? 20-21 के लिए, बिफोर द ड्यू डेट। अब मैंने कहा मिस्टर कैलाश है, तो क्या मैं बोल दूं 31 जुलाई 2022 तक भर देनी चाहिए थी उसको? हाँ, इंडिविजुअल वगैरह है, ठीक है। एडवाइस मिस्टर कैलाश एज टू टैक्स कंसल्टेंट व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जो हम नहीं करते। मैंने कहा भाई साहब अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर 234
एफ के क्या लग जाएंगे, पेनल्टी और प्लस इंटरेस्ट भी लगेगा आपके ऊपर। तो वो कंसिक्वेंसेस क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। उसने कहा मिस्टर सीताराम engaged in the business of trading of क्या, सीमेंट हैविंग टर्नओवर 10 करोड़ का, एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज हिम व्हाट आर द पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन दिस। मैंने कहा भाई साहब कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर एक चीज तो जरूर लगेगी, और जैसे क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। बाकी भी हम तुम्हें बताएंगे क्या क्या करना है। क्या मेरी बात समझ? इन सभी के सजेस्टेड आंसर्स की पीडीएफ पहले आप बनाने की कोशिश करना, अगर वो विजिबल रही होगी तो हम फिर से डिस्कस करेंगे आंसर्स को भी, और आंसर से ही नोट बनाएंगे आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, ये था दिसंबर 21। आगे बताओ, आगे ये तो पूरी क्लास हमारी इसी में चली जाएगी। देखो मई 22 का मतलब समझ रहे हो आप, लेटेस्ट पेपर आते जा रहे हैं, और क्या अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं? आंसर इज यस। देखिए, एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉलोइंग केसेस में। कह रहे बिलेटेड रिटर्न हमने भरी है, क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं? यस। रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज ट्वाइस, क्या उसको भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? यस। रिटर्न ऑफ लॉस को भी रिवाइज कर सकते हो क्या? यस। और साथ साथ में बता देना इसकी टाइम लिमिट। ड्यू टू सम इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड अंडर दिस असेसिंग ऑफिसर कंसिडर्ड इट डिफेक्टिव। ये और वाला है क्या? हाँ, कह रहे या तो ये वाला जवाब दे देना या ये। उसने कहा असेसिंग ऑफिसर ने डिफेक्टिव बता दिया है। आगे चलते हैं, कह रहे हाउ असेसिंग ऑफिसर वुड डील विद द इशू। मैंने कहा भाई साहब तुम नोटिस दोगे, और नोटिस देकर उसे डायरेक्शन दोगे, उसे क्या कर दीजिए, और रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या देंगे, 15 दिन का समय और सच एक्सटेंडेड टाइम जो तुम्हें ठीक लगे। ये पहला सवाल है कि उसने कहा असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा। मैंने कहा ठीक है बता दिया तुम्हें। कह रहा व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस इफ डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन द टाइम अलाउड। मैंने कहा अगर टाइम अलाउड के अंदर नहीं किया है जो उसने दिया था, चाहे वो 15 दिन दिए हो या 20 दिन दिए हो, क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उसके पास ऑप्शन है मे है, इस रिटर्न को इनवैलिड ट्रीट कर लेगा, और मान लिया जाएगा तुमने रिटर्न फाइल ही नहीं की, तो जो भी तुम्हारे पास इंटरेस्ट और पेनल्टी की प्रोविजन है वो एज इट इज लग जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि उसने विद इन टाइम लिमिट फाइल नहीं की, लेकिन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट फाइल कर दिए। इट इज अप टू द अगेन असेसिंग ऑफिसर की वो उस डिले को कंडोन कर सकता है, कंसीडर कर सकता है, और उसे अलाउ कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बस ये प्रोविजन बताएंगे। कह रहे स्पेसिफाई द रेमेडीज अवेलेबल इफ नॉट रेक्टिफाइड विद इन टाइम लिमिट अलाउड बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो कुछ भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है आपके पास, फिर तो आपको जेल में आना ही पड़ेगा, और क्या नाम है, इंटरेस्ट वगैरह आपको देने ही पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, कितने नंबर का क्वेश्चन आया? 4 नंबर, 35 में से 4। मेरी बात समझ में आती है? कितने में से? 35 में से 4। रेशियो निकालो आप इसका 10% से भी ज़्यादा, और कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी पेपर के समय में इसमें। फिर आते हैं नवंबर 22 में। थर्ड का सी यहाँ पर कह रहे मिस्टर ए एम्प्लॉय है बी प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि रिजाइड कर रहा है चेन्नई में, फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम 30 जुलाई को। क्या सही किया उसने? हाँ। कब तक फाइल कर देनी चाहिए थी? 31 जुलाई तक। ही हैज नो अदर इनकम अदर देन सैलरी, ही हाउएवर फेल्ड टू लिंक हिज आधार फिर पैन कार्ड। तो उसने बोला लास्ट डेट क्या है पेन की लिंक करने के लिए, कंसिक्वेंसेस क्या है, और आर देयर एनी एक्सेप्शन प्रोवाइड अंडर 1 सेक्शन 9। तो ये थ्योरेटिकल आधार वाला पॉइंट है हमारा। क्या मेरी बात समझ में आती है? और कितने मार्क्स का आया है देखो, अभी मैं लेटेस्ट पेपर्स की तरफ आता हुआ जा रहा हूँ इसी में। और ये भी किसका है? पेन का। हालांकि कोविड वाले पेंडेमिक वाला पॉइंट था, छोड़ दीजिए इसको। गवर्नमेंट ने हर बार धमका रही है लोगों को, मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा 1/4/2022 से पहले नहीं करवाया ना, फिर देख लेना। मतलब डराते रहे वो, पहले करते 1/4/2020 से पहले नहीं करवाया ना, देख लेना। उन लोगों ने नहीं करवाया, फिर 21 से पहले कराया नहीं करवाया, उन्होंने कहा 22 से पहले नहीं करवाया। अब गवर्नमेंट सख्त हो गई, उसने कहा 1/4/2022 के बाद जो भी कराएगा उसे 1000 रुपये के फाइन देना पड़ेगा, तब हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसने कहा अगर इसके बाद ध्यान रखना, अगर तुमने फिर भी नहीं कराया तो हम तुम्हारे पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को ही इनऑपरेटिव साबित कर देंगे। फिर उसने कहा अरे यार ऐसा मत करो। कह रहा ठीक है 1/4/2023 से पहले करवा लेना। तो अब जो लेटेस्ट डेट है वो कितनी है? 1/4/2023। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर 1/4/2022 के बाद है और 1/4/2023 के पहले है तो आपको बस फाइन देना पड़ेगा। हालांकि रेक्टिफाई हो सकता है, फिर भी आप लिंक वगैरह करा सकते हो, जब पढ़ाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। और तो कोई पॉइंट नहीं है इसमें ऐसा। ये हो गया नवंबर 22। अब आते हैं मई 2023। बताइए कौन सा? 4th का सी। कह रहे व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच एन अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड। बता सकते हो कितना? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बताओ मैंने क्या बोला? बहुत सुंदर, मुझे नहीं पता था तुम जाग रहे हो। चलो अच्छा। ऑल्सो अगर इससे सच में फर्क पड़ता है तो मैं कॉफी के कुछ पाउचेस मंगवा लूंगा ना यहाँ पर, बांटता रहूंगा क्लास से पहले। ऐसे खा नहीं सकते हैं। क्यों?
तुरंत कितनी स्पेसिफिकेशन दी ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं। अभी बोलूंगा ना नीचे जाके क्या नाम है वो सड़ी सी बिरयानी खा लो, तुम बैठ के खा लोगे उसे गर्मी में जाके, नालायक। चावल कहीं के। और उसने अगला क्वेश्चन क्या पूछा इधर देखिए, ऑल्सो एन्यूमरेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड। तो वो आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। A person other than a company or firm who is otherwise not required to furnish the required income needs to furnish the return of income provided they fulfill the certain conditions। तो ये कंडीशन कौन कौन से वाली? उसने कहा जो 131 के अंदर कंपनी और फर्म के अलावा है। तो कौन से लोग हैं? ROR वाला पॉइंट बता दूंगा, इंडिविजुअल जिसका लिमिट से ज्यादा है, और उसके बाद डी वाला पॉइंट भी इसी के अंदर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसके सजेस्टेड आंसर में देखना, उसने अगले वाले तो नहीं चिपका दिए। अगले वाले का मतलब क्या उसने CBDT वाले चिपकाए हैं? का मेरे हिसाब से नहीं चिपकाना चाहिए था वैसे तो। हाँ, मई 23। PGP हो गया पूरा, पहले से आराम है, पहले से आराम है, बताया है उसने। और कितने मार्क्स का है? 4। तो आप भी बता देना। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। मई 23 के बाद कौन सा पेपर आया? नवंबर 23 4th का सी। अरे मेरा कहाँ चला गया नवंबर 23 भाई? नवंबर 23 में बताओ क्या क्वेश्चन आया? कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 4th का सी। एक्सप्लेन यहाँ से इधर, इन कंटेक्स्ट ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में? वो ऊपर TCS का क्वेश्चन था, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन ये भी दिखा देता हूँ। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ TCS एट सोर्स, ओवरसीज रेमिटेंस का क्वेश्चन पूछा है उसने। ऑल्सो एनिमेट द रेट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड, अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिवाइड। तो क्या हम बता सकते हैं ओवरसीज वाले 7 लाख वाली लिमिट वगैरह, ओवरसीज टूर वगैरह के लिए? ठीक, बहुत बढ़िया। क्या 7 लाख की लिमिट उसमें है ओवरसीज टूर में? आंसर इज नो। ओवरसीज रेमिटेंस है, ओवरसीज टूर नहीं है। तो हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी आपको। अगर ये टूर पैकेज लग रहा है वो नहीं है, सारी बातें बतानी पड़ेंगी। मतलब एजुकेशन, मेडिकल, अदर और ऑफिशियल टूर पैकेज वाले सारी चीज़ें जो आप घूमने गए। हाँ जी, कौन सा अदर्स? ओवरसीज रेमिटेंस उसी में आया है, मेडिकल, और उसमें भी ओवरसीज का मतलब बाहर भेज। ओवरसीज का मतलब नहीं पता तुम्हें नालायक को? बाहर। रेमिटेंस मतलब पैसा जा रहा है, तो अदर में कहां से आ गया? अरे भाई क्या हो गया? बाहर पैसा जा रहा है वो समझाइए। तुम कह रहे अच्छा ये तो अदर वाला केस है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, कह रहा है अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या होता है, उसके कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसने कितने मार्क्स के? 4। कौन से एलिजिबल पर्सन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और कौन कौन से पर्सन नहीं बन सकते। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा। और यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट नवंबर 23 के बाद मई 24 में आ जाते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन है? 4th का बी। स्टेट विद रेफरेंस टू फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। कह रहे एक अनीश है, 31 ईयर का है, ऑप्टेड टू डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन दिस एंड टोटल इनकम 2,90,000 है फॉर द प्रीवियस ईयर। क्योंकि जो उसकी इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए क्या उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और कौन सा वाला है? ऑप्टेड टू डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा के हिसाब से मैंने कहा उसकी जो टोटल इनकम है वो लेस देन टोटल इनकम है वो लेस देन कितनी है? 3 लाख। टोटल इनकम है 2.9 lakhs विच इज लेस देन 3 lakhs विच इज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो क्या इसे जरूरत है? आंसर इज नो। आगे, श्रीमती पटेल एज कितनी है? 65 साल। उसके TDS क्रेडिट हुआ है 55,000 का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बताइए क्यों? 50,000 से ज़्यादा है। ठीक, क्या मुझे 25,000 और 50,000 दोनों बताने पड़ेंगे? आंसर इज यस। वैसे तो TDS TCS में 25 है, लेकिन एज ज़्यादा है इसलिए। कह रहे ग्रॉस रिसिप्ट है किसकी? अजीत की। एज कितनी है? 45 साल। आर्किटेक्ट है, प्रीवियस ईयर में 12 लाख रुपए का क्या है? ग्रॉस रिसिप्ट है उसकी। आर्किटेक्ट है तो मतलब प्रोफेशन में काउंट करूंगा। और कितने से ज़्यादा है? क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा है 12 लाख, इसलिए कंपलसरी फाइल करनी पड़ेगी। और प्रोफेशन की जो इनकम है वो 2,25,000 है, जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। आप बताओ जरा। इट इज़ इररिलेवेंट। हमने आपसे क्या बोला कि आपको सिर्फ क्या देखना है? उसकी ग्रॉस रिसिप्ट। ये क्यों क्या दिया है बताओगे ज़रा? जुमला है ये।
समझ में आती है बात। और आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, कितने मार्क्स का था? 4 नंबर का। ऑप्शन में आ जाएं अगर, ये लो CBDT वाले या तो व्यक्ति बता दो। देखो ऑप्शन, खास बात समझ रहे हो आपको, 4 नंबर का कह रहे या तो ये वाला कर देना, ये वाला कर देना। CBT की नोटिफिकेशन बता रहे हैं किन किन लोगों ने उन्होंने बताया, तो क्या हम बता सकते हैं? यस, पहला बताओ 60 लाख से ज़्यादा अगर उसका टर्नओवर होगा तो। दूसरा बताओ 10 लाख से ज़्यादा अगर प्रोफेशन है तो। तीसरा TDS वाला 25-50, और लास्ट सेविंग बैंक में 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा। बस इतनी बातें बताने के 4 नंबर है। या तो ऊपर वाला कर सकते थे या नीचे वाला। ऐसे केस में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऐसे वाले क्वेश्चन करें, थ्योरी ना लिख के आप ऐसे वाले क्वेश्चन करें, मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि रिटर्न में तो मार्क्स कट ही नहीं सकते, जो लिखा हुआ हम वही लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, यहाँ तक हमने कर दी। डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ LLP कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मैंने कहा नो, डिसएग्री। तुम्हारा दिमाग खराब है, अच्छे से बताएंगे। पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी पार्टनर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ मिस्टर ए, जिसका टर्नओवर कितने का है? 160 लाख। 1 लाख कैश में रिसीव हुआ है, 100 लाख। वेदर और नॉट डिक्लेयरिंग प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, वो 31 अक्टूबर है। मैंने कहा तुम गलत बता रहे हो। प्रिजम्पटिव इनकम हम किसके लिए बनाते थे बताइए जरा? जिसको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करके ऑडिट कराने पड़ते थे? नो, छोटे व्यक्तियों के लिए लाए थे। और छोटे व्यक्तियों के लिए डेट क्या होती है? 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। लेकिन हाँ, अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम से कम इनकम को डिक्लेयर करना चाहता है तो भाई उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करने पड़ेंगे, ऑडिट भी कराने पड़ेंगे। और उस केस में जो डेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसका आंसर एक बार आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर विनीत ने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। मतलब कैसा ऑप्शन? नॉर्मल ऑप्शन। एंड सबमिट्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑन कौन सी तारीख को? 12/9। अगर शिफ्ट आउट कर रहा है और इंडिविजुअल है तो डेट क्या होनी चाहिए थी? 31 जुलाई। तो वो डिले कर रहा है, डिले नहीं कर रहा है? डिले कर रहा है। इनकम वगैरह उसकी सैलरी से थी, बैंक इंटरेस्ट से। मैंने कहा उससे क्या करूं मैं? ऑन 21/12 ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। उसने रियलाइज किया कि उसने डिडक्शन नहीं ली। उस डिडक्शन को क्लेम करने से क्या होगा? टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। तो टैक्स लायबिलिटी ग्रॉस टोटल कम हो जाएगी। तो क्या अलाउ करेंगे ये चीज? आप बताओ। यह स्किल था। ना ना ना, वो मतलब नहीं है। वो कह रहे TTA बस माइनस करना भूल गया है वो। अब वो TTA माइनस करना चाहता है। क्या आप उसे TTA माइनस करने देंगे? क्योंकि TTA की डिडक्शन माइनस करने से उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है, वो बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो क्या मैं ऐसा करने दूंगा उसे? आप क्या कहते हैं? करने दूंगा या नहीं करने दूंगा? नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। 1 मिनट। क्यों? आज बर्थडे तुम्हारा? क्या बात है यार। चलो आज नहीं मारूंगा, आज तो 2 मारूंगा नालायक। इस ये अपडेटेड रिटर्न वाला पॉइंट है क्या? ये अपडेटेड रिटर्न वाला पॉइंट है, रिवाइज रिटर्न वाला पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? आज नहीं मार रहा। चलो कल याद दिलाना, मैंने इसको आज नहीं मारा था। क्योंकि वो क्या करना चाहता है? अपने रिटर्न को रिवाइज करना चाहता है। भाई रिवाइज में थोड़ी ना ये प्रोविजन थे। अच्छा मैंने बोल दिया 2 साल हो गए, कब तक कर सकता है? कुछ बोला मैंने नहीं। रिटर्न फाइल कर दी उसने। और देखो मैं क्या बता रहा हूं, अभी सुनो नालायको, इधर सुनो, इधर 1 मिनट सुन लो मुझे, पहले मेरी बात तो सुन लो नालायको। 12/9/2024 का मतलब असेसमेंट ईयर की, 9 का मतलब सितंबर। और जब मैं गलती रियलाइज कर रहा हूं दिसंबर में, तो ये अपडेटेड रिटर्न कैसे हो सकती है? जब तक एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर नहीं हो जाता उसके बाद शुरू होता है। तो जब मैं 12 दिसंबर को रियलाइज कर रहा हूं अपनी मिस्टेक, तो मैं रिटर्न को रिवाइज करूंगा या अपडेट रिटर्न भेजूंगा? बताना जरा। रिवाइज। क्वेश्चन पूरा नहीं बढ़ा था, बुझाया? ये पता क्या चाहते हैं? रुक जाओ मैं बताता हूं। देखो बच्चों, मैंने ऐसे करके दूं, ये है लक्ष्मण रेखा, इसे पूरा बताऊं, समझाऊं मैं? नालायक कहीं के। इसलिए तो मैंने सवाल पूछा आपसे। मैंने कहा
अरे रिटर्न फाइल कर दी है उसने, 139(1) कहां से आ गया इसमें? उसने रिटर्न फाइल कर दी है, 139(1) कहां से आया इसमें? हैं 139(1) कहां है इसमें? उसने रिटर्न फाइल कर दी है क्या? पहले आपके दिमाग में घुस रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? 139(1) नहीं है, उसने रिटर्न फाइल की है। 139(1) की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी में कहां से पहुंच गए आप लोग? कह रहे कैन ही डू सो, कैन ही डू सो, यस और नो? कैन ही डू सो? यस, वही तो बात है। क्या आप दोबारा पिटना चाहते हैं? एग्जामिन कह रहे वुड योर आंसर बी डिफर्ड इफ ही डिस्कवर्ड द ओमिशन ऑन 21 मार्च 2025। वाह 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 वाह, आपसे शुरू करूंगा मैं। यस और नो, बस कुछ डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। हाँ, नो, वेरी गुड। यस और नो? जितना ज्यादा समय लोगे उतना ज्यादा पीटूंगा, ध्यान रखना। सेम हाथ। नो नो, क्यों? क्योंकि रिवीजन की बात कर रही है, अपडेटेड रिटर्न उसने पूछा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई आपको? ये रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट चल रहा है, और भाई जैसे ही 31 दिसंबर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद अगर आपको कुछ भी रियलाइज हो तो रिटर्न तो रिवाइज नहीं कर सकते भाई, टाइम लिमिट खत्म हो गई है। अपडेटेड की बात ही नहीं क्वेश्चन में, क्या मेरी? और जब तक अपडेटेड की बात ना हो चुप रहना। मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। 5/5/2025 असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद अब वो पूछ रहा है कि रिटर्न को अपडेट कर सकता है वो? 5/5/2025, हाँ, मतलब असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद अब वो चाहता है कि अपनी रिटर्न को अपडेट कर दूं। रिवाइज तो कर नहीं पाया बेचारा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा? यस और नो, और उससे आगे कुछ मत बोलना। कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। सारे पिटोगे फिर से। नालायको, डिडक्शन भूल गया था वो, डिडक्शन लेना 80। आपने इस डाउट में बताया है? क्वेश्चन यही चल रहा है, वुड योर आंसर डिफर। देखो बर्थडे का गलत फायदा नहीं उठाते, ध्यान रखना। किसको? नहीं, अरे नालायक, कुछ नहीं फंसाया भाई। मैंने कहा वुड योर आंसर डिफर। कहां फंसाया मैंने कहा वुड योर आंसर डिफर। अगर ये गलती यही गलती आप रियलाइज करते कब? 5/5/2025 को, तो क्या आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते थे? आंसर इज नो, बिकॉज दिस विल रिजल्ट इनटू डिक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनली फाइल्ड अंडर सेक्शन 139। ऐसे घूम जाओगे पेपर में, ऐसे ही घुमा देगा वो। अभी तो मैं तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहा हूं। जब पेपर में करेगा ना वुड योर आंसर डिफर, तब तुम कुछ भी तुक्के मारोगे। अच्छा, ऊपर वाला यस था तो ये नीचे वाला नो होगा, और उसने पूछा फिर से वुड योर आंसर डिफर, तो अब ये यस होगा। Examine with reasons whether the following statements are true or false with regard to the provision। कह रहे assessing officer, चलो ये तो पेन वाला है, छोड़ दिया मैंने, लेकिन क्या ये पेन वाला है? आंसर इज नो। कह रहे वेयर द कर्ता ऑफ HUF इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। ट्रू और फॉल्स बताना, और जिससे पूछो। और मेल मेंबर यहां पर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? एनी अडल्ट मेंबर होना चाहिए। अरे अडल्ट तो लिख दिया। अच्छा, ज्यादा तेज लग रहा है कि हाँ ये बहुत स्मूथ स्केल है, बहुत हल्का है ये, मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस और कैन एनी लॉस बी कैरी फॉरवर्ड। क्या ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में? बताइए जरा। कह रहे रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है और क्या कोई लॉस? सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, पेपर में भी आ चुका है। पेन नंबर वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं, और यहाँ पर हमारी क्लास हो जाती है खत्म। अगली क्लास में हम बस कुछ थ्योरेटिकल प्रोविजन है जो पढ़ने वाले हैं। और पेन कहाँ पर? होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। नालायक को, रुक जाओ।